नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने अचानक युद्ध विराम तो कर लिया, सीज फायर तो कर लिया, लेकिन इसके पीछे, इस जल्दबाजी के पीछे असली वजह क्या थी? क्या इजराइल सचमुच में ये जंग हार रहा था? और क्या ईरान की मिसाइलें कहर बरपा रही थीं तेल अवीव पर, पूरे इजराइल पर, उसके सैनिक ठिकानों पर, उसके बिजनेस ठिकानों पर? और क्या वाकई मिस्टर ट्रंप ने प्रेशर में आकर ये युद्ध विराम किया, एक तरह से कंप्रोमाइज किया है ईरान से? अब दोस्तों, इन सवालों के जवाब तो मैं इस वीडियो में आपको देने ही जा रहा हूं, लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल और है कि ये जो ट्रंप साहब का सीज फायर, ये जो जंग रोकी गई है, ये जंग कितने दिन तक रुकेगी? बिग क्वेश्चन। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्ला अली खामनेई ने ऐलान किया है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इजराइल पर उन्हें एतबार नहीं, इजराइल पर उन्हें एतबार नहीं है, ये उनका कहना है। और इससे ऐसा लगता है कि अगर जंग कुछ दिन के लिए रुक गई है तो क्या अब शतरंज शुरू हो गया है? जंग की जगह अब शतरंज हो रहा है। और इस शतरंज की बिसात पर अमेरिका की अगली चाल क्या होगी? इस शतरंज पर अब अगली चाल इजराइल की क्या होगी? और ईरान किस तरह से जवाब देगा? अब दोस्तों, अगर जंग और शतरंज को अलग कर दें तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन, एक सवाल जो इमर्ज होता है वो ये है कि क्या पहले दौर की इस जंग को सच में ईरान ने जीत लिया है? और क्या सच में ईरान ने 50 वर्षों में पहली बार इजराइल को सबक सिखा दिया, डरा दिया है, उसकी हदबंदी कर दी है? और मिडिल ईस्ट में क्या ईरान अब एक बड़ी मिलिट्री पावर बनकर उभर रहा है, जिसके आगे कहीं ना कहीं अमेरिका को भी झुकना पड़ा है? अब दोस्तों, इन सवालों की तह में जाने के लिए आज मैंने हिंदुस्तान के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट सईद नकवी 1964 से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 1964 से, और 2025 तक सक्रिय, कई मर्तबा ईरान जा चुके हैं, कई मर्तबा इजराइल जा चुके हैं, मिडिल ईस्ट को हथेली की तरह जानते हैं, और उनकी जवाब दुनिया सुनती है, उनके लेख दुनिया पढ़ती। हमारी खुशकिस्मती है कि सईद नकवी साहब हमारे साथ हैं, आपसे रूबरू होंगे। और मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि सईद साहब को गौर से सुनिएगा। और एक छोटी सी पर्सनल गुजारिश कि इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर दीजिएगा नकवी साहब को सुनने के बाद। सीधे चलते हैं नकवी साहब के पास। भाई साहब, जो मेरा पहला सवाल है वो बड़ा बुनियादी सवाल है। ट्रंप साहब ने जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराई थी, वैसे यहाँ भी करा दी, और हमेशा वो आगे रहना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप पर कितना एतबार किया जा सकता है? फिलहाल ईरान और इजराइल गोला बारूद नहीं चला रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप पर एतबार किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि ये जो युद्ध विराम है, सीज फायर है, इसमें कोई गहराई है? ये कितने दिन तक चलेगा? अगर हम और आप ये मान लें कि दुनिया का एक ही चौधरी है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप हमारी आपकी लड़ाई हो रही है, और बीच में उन्होंने कहा कि हमने अनाउंस कर दिया इन दोनों की, ये तो मुझको वैसे ही लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड हेवीवेट, ये जो रेसलिंग होती है, वर्ल्ड रेसलिंग, उसमें दो अपना लोग जूझ जाते हैं और वो जो रेफरी होता है वो जमीन पे मारता रहता है हाथ, और वो उसको इग्नोर करके उसको भी मारने लगते हैं। उसके बाद वो कूद के क्राउड में चले जाते हैं। तो ये कुछ समझ में बात आ नहीं रही, क्योंकि जब ये अनाउंस हुआ कि हमने सीजफायर कर दिया तो ईरान ने ये कहा कि भाई देखिए, आपने हमारे 3 अड्डों पे जो बम मारे थे, तो हम जरा सा अंडर प्रेशर हैं कि हम उसका बदला तो जरूर लेंगे। तो लिहाजा उन्होंने इजाजत ली कतार से, और कतार के ऊपर आज ही सुबह उन्होंने वहां पे अमेरिका की सेंटकॉम का मतलब सेंट्रल कमांड, जो कि उस एरिया की सबसे बड़ी छावनी है अमेरिकन की, उस पे एक बम डाला गया। अब ये सिंबॉलिक था, ये जंग थी कि सिंबलिज्म थी, या मैं नहीं जानता। अच्छा, अब उधर आप देख लीजिए कि इसके मानी क्या है। अभी तक हम और आप ये कह रहे थे कि नेतन्याहू साहब इज राइडिंग अ टाइगर, यानी ये वो टाइगर है जिसपे कि ये दौड़ते रहें, जंग करते रहें,
तो ये 2-3 चीजों से बच जाएंगे। किससे बचेंगे? एक तो इनके ऊपर जो मुकदमे आ रहे वाले हैं उनसे बच जाएंगे। उसके बाद ये जो इनके दाएं और अल्ट्रा राइट में बेनगुएर और स्मोतरिक इस किस्म के राइट विंग एमपीज हैं, वो कूद जाएंगे और इनकी सरकार गिर जाएगी। तो ये इसलिए इनको लड़ाई लड़ना जरूरी है। और ये इसीलिए भाई, एक मोहल्ले में आपका 1.5 साल से ऊपर, करीबन 2 साल होने वाले हैं, जी आप उस जंग को खत्म नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपने ये तय कर लिया है कि हम 2 साल हो गए हैं, हम इस जंग को इसलिए नहीं खत्म कर रहे हैं कि हम हमास को जब तक खत्म नहीं कर लेंगे ये जंग नहीं खत्म होगी। हम जब तक हमारे हॉस्टेजेस नहीं आ जाएंगे ये जंग नहीं खत्म होगी। हम जब, तो वहां तो आप ये कर रहे हैं और यहां एकदम से आपने कहा सीज फायर, हाथ उठा दिए। तो क्या कहीं ऐसी गलती तो हमसे, आपसे और दीपक से नहीं हो रही है कि क्या इजराइल ये जंग हार गया है? ये एकदम से सीज फायर कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ये तो इसने अगुवाई की थी, इसने कहा था अब हम खत्म कर देंगे इसकी रिजीम चेंज कर देंगे, हम तो कत्ल कर देंगे अयातुल्लाह खामनी को। उसके बाद एकदम से अनाउंसमेंट ये कहां से आ गया और क्यों कि साहब ये सीज फायर हो गया? तो पहले तो इस सीज फायर की नवीयत हमको और आपको जानना पड़ेगी। मेदवेदेव साहब जो कि एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी गलती की वजह से लिबिया का पूरा कांड हो गया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा न्यूक्लियर बॉम्ब तो ईरान को देने वाले बहुत से मुल्क मौजूद हैं। अरे ये क्या बात हुई? तो एक अजीब अफरा तफरी की दुनिया में हम लोग हैं। और उस बीच में एक सीज फायर अनाउंस हुआ है, उसमें जाहिर है कि दोनों शायद मान जाएं, लेकिन कब तक ये मानेंगे? अभी ये मान लिया फर्ज करिए, तो क्या ये जंग इसराइल ने ईरान से तो हाथ उठा लिए, लेकिन अभी हमास को मारते रहेंगे? वो सीज फायर अलग है, ये अलग है। सवाल हमें पूछना पड़ेगा ना कि वो अलग है, ये अलग है, क्या ऐसा है क्या? तो अभी हमको और आपको, एक तो देखिए न्यूज के दायरे में अगर हम रहेंगे तो ये हमको चकरा देगी ये आंधी, क्योंकि ये रोज बदल रही है। अभी एक फेक न्यूज आ गई सुबह कि साहब वो उन्होंने कहा कि कतर ने जंग शुरू कर दी है। अब जिसके कोई तुक नहीं कि वो ट्रम्प क्यों कहेंगे। अब इस तरह की फेक न्यूज अब आजकल, ओ प्रोपेगेंडा का जमाना है जी। प्रोपेगेंडा एक तरफ, खबर एक तरफ, हमको एक गोया भूसे में से एक सुई को ढूंढने के लिए हमें खबर इस तरह से निकालना पड़ रही है दीपक जी, तो सही बात कह रहे हैं। हाँ। हमने माना कि सीज फायर ट्रम्प साहब की बात पे हो गया। अब कहीं इसके पीछे बैकग्राउंड होगा, कुछ रशिया ने कुछ कहा होगा किसी से, किसी ने किसी से बात की होगी और उसके बाद ये अनाउंसमेंट आया है। तो जो कि ट्रम्प ने चेहरे पे ले लिया, क्योंकि उनको सुना जाता है कि उनसे ये कह दिया गया है कि उनको नोबेल पीस प्राइज के वो मुस्तहिक हैं और उनको जल्दी से मिलने वाला है कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग खत्म कर देते हैं, वो जनाब ईरान और इनकी इजराइल की खत्म कर देते हैं। तो ये अब उस तरफ दौड़ रहे हैं और भाई कहीं एकदम से और खुद कभी कूद पड़ते हैं। 3 बम खुद गिरा दिए इन्होंने। तो कहाँ जा रही है? मारो घुटना फूटे आंख, कुछ समझ में आ नहीं रहा कि किस्सा क्या है। बहरहाल किस्सा जो मेरी समझ में आ रहा है, तो उस बड़े किस्से को हम लोग समझें, जो कि मेरी समझ में, जहां तक मेरी समझ जाती है, वो नाकिस समझ मामूली सी, वो ये है कि भाई ये हो क्या रहा है। देखिए ये बहुत बड़ा युद्ध है। ये ईरान और इजराइल का नहीं है, ये इजराइल और हमास का नहीं है, ये 2 टीमें लड़ रही हैं सूडान का, ये उनका नहीं है। ये है दुनिया का जो छवि है, दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें एक ऑर्डर नीचे आ रहा है और एक ऑर्डर ऊपर चढ़ रहा है। और उनकी ये युद्ध है
कि भाई हम अपनी अपनी ऊंची कुर्सी से हम नीचे उतरने वाले नहीं है, हम उतरना नहीं चाहते हैं, हम हर एक को मारेंगे। मैं समझ गया। जी आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन चलिए इस कंफ्यूजन के बीच में ये जो हर तरफ धुआं है और जंग में धुआं होता ही है, जी क्या आपको लगता है कि ईरान ईरान जी में जो खामनाई हैं, अली खामनाई जो वहां के सर्वोच्च नेता हैं, क्या जी कहीं ना कहीं अब तक की जो जंग हुई, जिस तरह से अमेरिका झुका, उसने सीज फायर की बात करी, कतर हम्म, पर यूएस बेस पर हमला होता है और ट्रंप हम्म, कहते हैं कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, ये जो हम्म, एक तरह से ट्रंप झुके, इजराइल हम्म, खामोश हुआ, क्या हम्म। ईरान कहीं ना कहीं एक ताकत की तौर पे उभरा है? ईरान की हुकूमत क्या पूरे मिडिल ईस्ट में ताकत के तौर पर उभरती दिख रही है आपको? इस राउंड में, बॉक्सिंग में जितने राउंड्स होते हैं उसमें घंटी बजाई जाती है कि भाई ये जीत गया। ये राउंड, अगर मैं रेफरी हूं और ये दो बॉक्सर्स हैं, तो मैं दो इसमें से एक का हाथ पकड़ के ऊंच पर करूंगा, मैं कहूंगा ईरान, दिस राउंड टू ईरान। अब अगला राउंड देखेंगे। ये राउंड आप कह रहे हैं कि ईरान जीता है। अगर ईरान, बॉक्सिंग हो रही होती इजराइल के बीच में और ईरान के बीच में, और नकवी साहब रेफरी अंपायर होते, तो ये कहते कि नहीं साहब, ये जो राउंड है जिस तरह से ईरान हावी रहा है, तो ये राउंड ईरान के नाम है। लेकिन मेरा जो सवाल है, क्या आपको जी लगता है कि सऊदी अरब जी सऊदी अरब जिसकी ताकत भी है, जिसके पास दौलत भी है, जिसके पास अख्तियार भी है, क्या जी सऊदी अरब से भी अब ईरान की कदर और ज्यादा हो गई है मिडिल ईस्ट में? देखिए, अभी एक तो जाहिर है, इस वक्त आपको एक जमाने में पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हसन नसरल्लाह था, स्ट्रीट में, ऑन द स्ट्रीट, ऑन द अरब स्ट्रीट। अब उसके बाद ईरान की सरकार है, कोई हक नहीं इसमें। यानी क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारे शेख्स और किंग्स हैं, ये अवाम के बीच में पॉपुलर हैं, इनकी कोई रीच है नहीं है। लेकिन इस वक्त असल में सवाल ये हमारा आपका है कि जिस तरीके से आप वो इन स्टेटमेंट देखिए, कतार का गिड़गिड़ाता हुआ स्टेटमेंट है कि भाई हम तो आपके साथ थे ईरान, आप भाई हमको ना करिएगा, हमने तो आपका साथ दिया है। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। यही हाल यूएई का होगा, यही हाल इस वक्त रियाद में होगा। तो इस जंग के नतीजे, रैमिफिकेशंस बहुत बड़े हैं, और हम कहाँ खड़े हैं इसका हमें गम रहेगा कि भाई कहीं हम फिर भी कहीं कहीं गलत जगह तो हम नहीं चले गए। आपका भारत का भाई कहना है कि भारत जो है, हम तो विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु कोई मान रहा है हमें इस वक्त? हम कहाँ हैं? हमारे जयशंकर साहब कहाँ हैं? कुछ कह रहे हैं इसके बारे में? हमारे प्रधानमंत्री हर स्टेटमेंट बड़ी जल्दी देते हैं, कुछ कहा है उन्होंने? कोई कुछ कह रहा है? दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, और एक ये दुनिया डिफाइड कर देगी, दुनिया को डिफाइन जी करेगी ये जंग, उसमें सही हम साहब, कहाँ हैं? सही साहब, बड़ा एक ने मौजूद सवाल कर दिया। ईरान पर आते आते हम भारत पर आ गए। देखिए, हम मोदी को इंदिरा गांधी से या मोदी को हम मनमोहन सिंह से नहीं मिला सकते, क्योंकि कांग्रेस की लाइन अलग है, बीजेपी की लाइन अलग है। जी लेकिन जी मोदी का जी कंपैरिजन हम वाजपेयी से कर सकते हैं, दोनों बीजेपी के जी प्राइम मिनिस्टर जी थे। जी जी अगर जी अगर बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर मोदी की जगह वाजपेयी होते, तो आपको क्या जी। लगता है कि वाजपेयी थोड़ा बहुत हिंदुस्तान की अहमियत अरे बढ़ाते वाजपेयी, इस जंग में? भाई मैं ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्या क्या चीज? संतरे एप्पल, और सेब को? एक कहावत है कि एप्पल और पंपकिंस को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं होता। इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी मेरे ख्याल में बहुत महान आदमी था। इस मामले में अटल जी को मैं खूब जानता था। जब जा रहे थे अपने डेलीगेशन लेके एज प्राइम मिनिस्टर टू तेहरान, ईरान। जी जी, उन्होंने अकबर खलीली, जो बहुत पुराने सफीर एम्बेसडर थे ईरान में, उनको बेंगलोर से बुलवाया। उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि वो जानते थे ईरान को। मुझसे कहा कि तुम चलो, और हम लोग वहां गए, और अच्छा, हमने आप अटल वहां जी के साथ जाके, गए ईरान?
जी जी जी, मैं साथ गया भाई। और वहां पे जो एक तो वही सिविलाइजेशनल लिंक, वो ईरान को और भारत, ये विश्व गुरु जो मानने वाला था, वो था। और वाजपेयी। जी, इसमें कोई शक नहीं। और उस वक्त का जो हमारा रवैया था दुनिया की तरफ, और जो हमारा स्टैचर था, वो यही था। ये एक दफा उसी विजिट में हम वाजपेयी जी के साथ गए शिराज। शिराज में एक मज़ार है, उनका सबसे बड़ा कवि है हाफिज शिराजी। हाफिज शिराजी के मज़ार के में एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में एक तस्वीर है छोटी सी। अटल जी इतना उसको देख के मोहित हुए। वो तस्वीर क्या है? 1932 में रविंद्रनाथ टैगोर जब ईरान गए तो उन्होंने बहुत प्लान बना के हाफिज शिराजी के मज़ार पे गए। वहां उनके लोगों के साथ उनकी तस्वीर है, वो लगी हुई है वहां। जी, तो ये हमारे लिंक्स है मतलब। हमारा वो अटल जी जानते थे और न सिर्फ जानते थे, बस उनको इन चीजों से मोहब्बत थी। एक और सवाल है, एक और सवाल है जो मुझे लगता है बहुत मौजू है। क्या इससे जो इज़राइल की दादागिरी थी, वो आपको लगता है अब कम हो जाएगी? इज़राइल जिस तरह से, एक तरह से आप कह रहे हैं कि इस राउंड को ईरान ने जीता, इज़राइल हारा। क्या इज़राइल अब वो इज़राइल नहीं रहेगा? आपको ऐसा लगता है? ताकत की बात कर रहा हूँ। आपने मेरे शब्द मेरे मुंह से निकाल लिए। अब वो नहीं रहेगा जो कि इज़राइल कर सकता था, क्योंकि ये दोनों जो थ्री लेगेड रेस जो थी अमेरिका जी, की और इज़राइल की, अब दोनों लड़खड़ा जाएंगे। दोनों में अब वो बात नहीं है, वो दबदबा नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, वो इन्फ्लुएंस नहीं है। अब जो है वो अमेरिका के पास हथियार हैं, तो वही सिर्फ हथियारों की दादागिरी से इंटरनेशनल सिस्टम नहीं चल पाएगा। जी, नहीं चल पाएगा, यानी इज़राइल अब वो इज़राइल नहीं रहेगा और नकवी साहब कह रहे हैं कि दादागिरी जो है, जो हाँ, वो नहीं रहेगी। जी। चलिए, मैं असली सवाल पे फिर आता हूँ। क्या आपको लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सीज़फायर करी है ट्रंप ने और जल्दबाज़ी में करी है, आप कह रहे थे कि साहब नोबेल प्राइज़ उनको आसिफ उनको मुनीर चाहिए। ने तो उनको प्रमोट कर दिया है। जी, जी। तो नोबेल पुरस्कार की तरफ कहीं न कहीं ध्यान है ट्रंप का, इसलिए जल्दबाज़ी कर दी। और जब कतर पे हमला हुआ, यूएस के मिलिट्री बेस पर हमला हुआ, बड़ी बेइज़्ज़ती हुई अमेरिका की। उस बेइज़्ज़ती को जो है एक घूँट की तरह, अपमान का घूँट पी गए। फिर भी उन्होंने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे। चलिए मान लिया कि ट्रंप ने कहीं न कहीं सीज़फायर में पहल कर दी। अब ये बताइए कि क्या ईरान इसको आगे मानेगा? क्या ईरान की कुछ शर्तें हैं? क्या ख़ामनेई की कुछ शर्तें होंगी? क्या जब टेबल पर बैठकर बातचीत होगी, क्योंकि अभी तो बातचीत शुरू नहीं हुई, अभी तो सिर्फ़ अनाउंसमेंट हुआ है, ऐलान हुआ है। ये जो जी, बातचीत होगी, इसमें आपको क्या लगता है ईरान की 2-3 शर्तें क्या हो सकती हैं? एक तो फलस्तीन का मामला तय करो, अच्छा, नंबर एक। अब उनके मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं, यानी वो तो कहते हैं कि आप उनकी जमीन पे आप बैठे हुए हैं। वो इजराइल ईरान का एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, वो उनकी बार्गेनिंग, मैं उसको कहता हूं बार्गेनिंग पोजीशन। लेकिन टू नेशन सोल्यूशन तो ऑस्लो अकॉर्ड में इजराइल और सारी दुनिया ने मान लिया था। टू हाँ, नेशन का थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों के लिए? टू नेशन बहुत यानी ब्रीफ कि में। एक ही, जिससे यहाँ पैलेस्टीनियन है और यहाँ उसमें दो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस नेशंस हों। इजराइल कहता है कि ये नहीं, एक एंटिटी हो सकती है, वो भी तब एंटिटी हो सकती है जिसके की हथियार हम न देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी में अगर कहीं उसने ईरान से दोस्ती कर ली तो, ये नेतन्याहू साहब के बयान है, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए एक तो ये है कि आप मतलब आप ये कह बताइए। रहे हैं, अगर मैं इसको बंद मतलब मैं आप इसको बताना चाहूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो टू नेशन थ्योरी है कि फ़िलिस्तीन अलग मुल्क रहे, उसी हिस्से में, और हम्म, इज़राइल अलग मुल्क रहे, 2 अलग हम्म, मुल्क रहें, ये आप कह रहे हैं? हाँ, दो ऑटोनमस मुल्क रहे जी, और आज़ाद उनमें मुल्क 2, यहाँ जी। यातायात हो, आना जाना हो। भाई इसराइल इधर जा नहीं सकता, ये गाज़ा की तरफ। हमास
हमास गाजा जा नहीं सकता इसराइल को गुजरे बगैर। मैं तो गया हूं, वहां पहुंचना नामुमकिन है गाजा में, जब तक कि आप जी 10 वो क्लियरेंस ना कर लें गेट। क्लियरेंस ना करें आप। तो ये सब चीजें हैं। उसके चलिए, बाद ये एक शर्त तो ये हो गई नकवी साहब, एक शर्त आपने कही कि टू नेशन थ्योरी। ईरान चाहेगा कि टू नेशन थ्योरी यानी फिलिस्तीनी को ईरान नहीं फिलिस्तीनी। मानेगा। ईरान कहता है कि ये उनकी जमीन है, इसको छोड़ो। अच्छा, वो कहता है ईरान पूरा ही की, खाली करो। हाँ वो नहीं, तो लेकिन कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं। हाँ वो कॉम्प्रोमाइज, फिर वो बातें करेंगी, वो गुफ्तगू होगी, वो देखेंगे वो कहां तक जाती है। लेकिन है ये दुनिया ठीक है, मानेगी। ठीक है। आप कह रहे हैं कि ईरान तो चाहता है कि इजराइल जो है वो जमीन ही छोड़ दे, लेकिन एक कंप्रोमाइज हो सकता है कि गाजा एक इंडिपेंडेंट मुल्क बने, इजराइल उसी हिस्से में एक इंडिपेंडेंट मुल्क बने, दोनों के बीच में कारोबार हो। ये चाह रहे हैं कि ये एक कंडीशन हो सकती है जिस पर रजामंदी हो सकती है। दूसरी शर्त क्या है? मेरे ख्याल ईरान कहेगा कि भाई हमसे दूसरे सैंक्शंस हटाइए, जो पाबंदियां लगाई हैं। वेस्ट बैंक से, वेस्ट बैंक में जितने सेटलमेंट्स हैं उन सबको हटाइए। ठीक है। हमारी अल अक्सा मस्जिद है, वहां पे जेरूसलम कैपिटल होगा। अब ये तो बहुत ही मैक्सिमलिस्ट, इनकी बात करने के लिए आप लगे, फिर वो बरसों चली। देखिए, कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन और डिबेट बरसों चल सकते हैं, बरसों हो लेकिन सकते हैं। पोजीशन अपनी ना ईरान बदलेगा और ना ही इजराइल बदलेगा। तो इसलिए जी, एक एक चलिए ठीक है। कॉन्फ्रेंस ये तो तैयार हो जाए। नकवी जी साहब, ये तो चलिए ईरान और इजराइल की बात हो गई। अब आते हैं ईरान और अमेरिका पर। जी क्या ईरान ये भी चाहेगा कि जो सैंक्शंस लगाई, जो पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने ईरान पर, वो पाबंदियां हटाई जाएं? और क्या अमेरिका वो पाबंदी अब हटा सकता है? ये बिल्कुल ये तय। ईरान वहां फिर इसराइल आ गए बीच में, वो अपनी उनकी लॉबी वहां काम करेगी कि भाई ये करोगे तो ये इनके हाथ खुल जाएंगे और ये फिर हथियार बनाने लगेंगे। ये जो हथियार बनाने का एक बिल्कुल झूठा किस्सा, जिसमें कि IAEA ने भी बहुत ही क्वेश्चनेबल रोल प्ले किया है आपकी। और वो क्वेश्चनेबल रोल ये है कि भाई आपको साफ कह देना चाहिए कि वो कभी, उनके पास ये उनका रिलीजियस बिलीफ है कि हम वो हथियार नहीं बनाएंगे जिससे निहत्थे लोग मर सकते हैं। ये उनकी बिलीफ है, ये वो कह रहे हैं। आपके तमाम लोग वहां जाके देख चुके हैं, लेकिन नहीं, आपके पास ये 30 साल से नेतन्याहू साहब ये कह रहे हैं कि देखिए कल इन्होंने बनाया, परसों इन्होंने बनाया। उसकी वजह ये है कि ये अपने चारों तरफ कोई भी बड़ा मुल्क पनपने न पाए। ये है इजराइल की ज़ायनिज्म की डिमांड। यानी यहाँ सद्दाम हुसैन को नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे सीरिया को नहीं रहना चाहिए और पनपना नहीं चाहिए। यहाँ पे लीबिया को नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे सोमालिया को नहीं रहना चाहिए। 7 मुल्कों के नाम हैं जो कि जनरल वेस्ले क्लार्क, जो कि 1998 में नेटो के हेड थे, उन्होंने ये पर्ची बताई कि भाई हमको पेंटागन में ये पर्ची दी गई, जो कि नेतन्याहू साहब की विश लिस्ट है। उसमें आखिरी था ईरान। अब वो ईरान के ऊपर भी उन्होंने गरेबान पे हाथ डाल दिया। वहां मुझे ऐसा लगता है कि शायद गरेबान पे हाथ डालना बहुत ज्यादा मुफीद नहीं साबित हुआ इजराइल को, शायद, मुझे ऐसा लगता। मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये कि क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, उसकी ताकत को कम करके आंका? ये मेरा सवाल, और हकीकत कुछ और है। बिल्कुल हकीकत कुछ और थी, और ये लोग ये समझे, इन्होंने ये समझा कि हम हमने इनको डिकैपिटेट कर दिया, इनके 10 लोग ऊपर के, और उसके बाद हम मार देंगे खामनी को, और खामनी को मारा, और बस लोग जो हैं, जनता परेशान है, वो खड़ी हो जाएगी हमारे हक में, और हमारे एक आदमी को हम बना देंगे प्रेसिडेंट, और बस वो हमारा खेल, ताली बजाओ घर चलो। ये ऐसा ना इराक में हुआ, ऐसा आप देख रहे हैं क्या लीबिया में हुआ है। इन्होंने सीरिया में क्या किया है? सीरिया में वही आदमी जिसके ऊपर की $100 मिलियन का
बाउंटी थी कि इसको पकड़ के ले आओ, ये टेररिस्ट है, उसको आपने बना दिया है प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ भी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इजराइल है और अमेरिका है उसका असेसमेंट गलत था। उसको लगा कि चंद हफ्तों के अंदर, कुछ दिनों में निपटा दिया जाएगा, तख्ता पलट दिया जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। इससे एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ईरान की जो मिलिट्री ताकत है, उसकी जो मिसाइल ताकत है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, जितने भी मुल्क हैं अरब वर्ल्ड में, क्या सबसे ज्यादा मिलिट्री ताकत इस वक्त ईरान के पास है? और ईरान ने साबित किया। मिसाइल की ताकत देखिए, आप जब भी देखें मिसाइल की ताकत उनके पास जी, इन मिसाइल की सबसे ज्यादा, ताकत। मिसाइल और ड्रोन दोनों। क्यों? आप देखें कि बात शुरू होती है न्यूक्लियर से और हमेशा जाके खत्म होती है मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, कि ये अपना हमारा सरेंडर करें न्यूक्लियर शक्ति और अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब देखिए बार बार ये है, क्यों? इसलिए कि इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। ईरान सवाल की। एक और करना चाहिए जी। दीपक, वो सवाल ये है कि एक चीज है अमेरिका में, उसका नाम है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये हथियार जो बनाती है इंडस्ट्री, वो हमेशा अमेरिका की इकोनॉमी उठती है जब जंग होती है, जंग क्योंकि होती है। इसके हथियार बिकते हैं। अब ये ना होगा। क्यों ना होगा भाई? क्योंकि लोगों ने ये देख लिया कि इस मुल्क के पास जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो ऐसे हथियार तो बना सकता है जिससे शहर बर्बाद हो जाएं। वियतनाम में भी हमने देखा, इराक में भी हमने देखा, लिबिया में भी हमने देखा, अफगानिस्तान में 20 साल तक इनकी हुकूमत रही। और जैसे ये गए हैं, आपने भी देखा, हमारे तो तालिबान बच्चों वापस ने आ भी गया। देखा जी, जिस तरह से गए अगस्त 2022 में। तो इसका मतलब यह है कि ये मुल्क बर्बाद कर सकते हैं, जंग जीत नहीं सकते। एक अच्छा, जंग नहीं जीते। बड़ी बड़ी बात नकवी साहब ने कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने हथियारों के उद्योग से, इंडस्ट्री से मुल्क बर्बाद कर सकता है, लेकिन जंग नहीं जीत सकता। इन्होंने एग्जाम्पल दिए, वियतनाम का एग्जाम्पल दिया जहां अमेरिका फंसा। इन्होंने अफगानिस्तान का सबसे ताजा एग्जाम्पल दिया कि आखिर धरती छोड़ के जानी पड़ी और तालिबान दोबारा सत्ता में आ गई। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आपको लगता है ये जो आज सीज फायर हुई है, और अभी कुछ देर पहले ट्रंप साहब के ऑफिस का लिखित बयान आया है कि हमको लिखा पड़ी ने इजराइल ने इन्फॉर्म कर दिया है, वहां के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इन्फॉर्म कर दिया है कि हम सीज फायर मान रहे हैं। इधर ईरान के स्टेट टेलीविजन से बयान आ गया है कि ईरान इस सीज फायर को कबूल करेगा। हालांकि उसने कहा कि अगर हमला नहीं होता है तो ईरान या अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। क्या आपको लगता है ये सीज फायर चलेगी? इस पर हम एतबार करें? क्या ईरान भी उस पर जो है कहीं ना कहीं एतबार करेगा, या आपको ये सीज फायर ये टूट भी सकती है आगे? देखिए, बहुत ही अनरिलायबल प्लेयर्स मौजूद हैं इस खेल में। इसराइल एक अनरिलायबल, जाहिर है अनरिलायबल मतलब जिस पर भरोसा नहीं अनरिलायबल किया जा की कम सकता। भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कम से कम ईरान वाले तो नहीं करेंगे। रही बात अमेरिका की, अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 2 हफ्ते तक मैं छोड़ दिया। अगर 2 हफ्ते के मानी ये थे कि 2 हफ्ते के अंदर मैं कर सकता हूँ, लिहाजा मैंने 2 दिन में कर दिया। तो इस किस्म की चतुराई, ये लोगों को बेवकूफ चालाकी। बनाने वाली चालाकी, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें, इससे इंटरनेशनल सिस्टम जो इस वक्त बिफरा हुआ है वो कंपोज ना होगा। ये अभी हमको ये झटके अभी कई बर्दाश्त करना पड़ेंगे, क्योंकि मरता क्या ना करता, ये जी। हेजेमनी जो वेस्ट की जा रही है, इसको खत्म होते होते ये पता नहीं क्या क्या करेंगे जी। आसानी से। क्योंकि इस वक्त ये याद रखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो दबदबा, वो इज्जत, वो जो
एक भरोसा रुतबा था, भरोसा था, साख वो अब गया। गया। चलिए, कई कई बातें नकवी साहब ने कही। उन्होंने कहा कि भाई इजराइल की स्थिति ऐसी है कि हाथ से तोते उड़ गए हैं और इजराइल अब पहले जैसा इजराइल नहीं रहेगा। यानी जो दादागिरी थी उसकी पूरे चाहे वो हमास में हो या फिर अगल बगल के मुल्कों में हो, वो अब मिडिल ईस्ट से दादागिरी खत्म हो गई जिस तरह और का। सवाल अभी सवाल ये उठाए जाएंगे कि आपने ईरान से तो मांग लिया पीस, लेकिन ये जो जहां तुम जेनोसाइड कर रहे हो, क्या फिलिस्तीन तुम से वो कब करते मांगोगे? जाओगे? हाँ, ये भी बड़ी बात है। और एक और सवाल इन्होंने कहा नकवी साहब ने कि भाई चलिए, इजराइल झुक गया ईरान की मिसाइल ताकत के आगे, लेकिन क्या पीस जो ईरान से मांगी है इजराइल ने, क्या वो शांति का पैगाम फिलिस्तीन को भी देना चाहेगा? ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि भाई अमेरिका जो है, भले ही वो मुल्क बर्बाद करने जैसे हथियार उसके पास हो, खतरनाक हथियार हो, लेकिन जंग जीतने का उसके पास अभी भी वो अब हौसला नहीं रहा है। तीसरी बड़ी बात ये कही कि ईरान जो है एक ताकत के तौर पे उभरा है और ईरान ने ये जाहिर किया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री पावर है वो सऊदी अरब या बाकी मुल्कों के पास नहीं। तेल ज्यादा हो सकता है लेकिन सैन्य ताकत, मिसाइल ताकत ईरान के पास है। और बहुत से अब मिडिल ईस्ट का जो आगे का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, ईरान की पॉलिसीज उस पर इम्पैक्ट करेंगी। ये बातें कही। और ये भी ये कह रहे हैं, जो अंतिम बात इन्होंने कही कि भाई क्योंकि अमेरिका की ट्रंप की साख नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं है, भरोसा नहीं किया जा सकता, रिलाई नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सीज फायर कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, इसकी गारंटी जो है वो नकवी साहब भी नहीं दे पा रहे हैं, जो 1964 से लेकर 2025 तक लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। कई बार इजराइल गए, कई बार ईरान गए, दुनिया को समझते हैं हथेली की तरह। वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी एतबार नहीं है। ये सही बात है, आपको एतबार नहीं है? भाई हमें तो यकीन नहीं है ये कब तक चलेगा, लेकिन ये है कि अब अगर पीस आ गई तो इसराइल में क्या होगा? सवाल जी ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि पीस आ गई, भरोसा। पीस एंड इजराइल एंड नेतन्याहू एट द मोमेंट, इन जी, दोनों में तजाद है, इन दोनों में तालमेल कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं। हाँ, जी, जी। इनमें तो एक ये और आखिरी दोनों बात कह एक दी। साथ नहीं चल सकते। तो अगर एक और, शांति आ गई है, शांति आ गई है, जी, तब फिर नेतन्याहू न रह पाएंगे। नहीं है। ये तो एक है और बड़ी कुछ। बात, एक और बड़ी बात कही इस इंटरव्यू के एकदम आखिर में नकवी साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई हमको एतबार तो नहीं है कि ये कितने दिन तक ये जंग रुकी रहेगी, युद्ध विराम रहेगा, लेकिन हाँ एक चीज कह सकते हैं कि अगर शांति आ गई, अगर पीस आ गया मिडिल ईस्ट में, तो फिर नेतन्याहू जो है वो कितने दिन गद्दी पर रहेंगे, ये इसको लेकर तमाम सवाल है। क्योंकि शांति और नेतन्याहू, इनमें आपस में विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शंस है। नकवी साहब, आप आए इस प्रोग्राम में, आपने वक्त निकाला, खुलकर बातें की, पुरानी बातें की। आपकी वाजपेयी साहब के साथ आप ईरान गए, आपने ये भी कहा कि इजराइल ने भी आपको बुलाया, राजीव गांधी ने भी आपसे पूछा कि क्या मसला है। इतना बिल्कुल बड़ा शख्स, बिल्कुल। इतना बड़ा अरे रिपोर्टर, इतना बड़ा संपादक हमारे हम लोगों के हमारे साथ है। अटल जी, जी हमारे अटल जी ने हमसे पूछा, भाई ये आयतुल्लाह आ गए हैं, ये क्या करें? तो वो भी एक किस्सा है, बल्कि जी। आपको भेजूंगा वो कहानी, तो आप बताइए, छपी है। जिस खामनेई की हम बात कर रहे हैं, तो अटल जी इनसे पूछ रहे हैं नकवी साहब से कि भाई खामनेई से साहब से कैसे बात की जाए। तो ऐसा खुमैनी शख्स खुमैनी जी, खुमैनी खोमेनी, हाँ खोमेनी, मतलब वो जी खामनेई के भी उस्ताद, उनके बारे में जी। कह रहे हैं कि भाई जब खोमेनी आए तो अटल जी ने इनसे पूछा कि भाई कैसे पेश आए, क्या हमारा जो है इनके साथ बातचीत का मसौदा होना चाहिए। तो ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, चाहे वो राजीव गांधी हो या वाजपेयी हो, उनको बता रहा है, जो खोमेनी से मिल रहा है, जो खामनेई से मिल रहा है, जो इजराइल जा रहा है, जो दुनिया को समझ रहा है, उनका इस शो में आना, और बहुत सी बातें उन्होंने दिल से कही। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक नई रोशनी आपने डाली है और मैं भी आपके साथ इत्तेफाक रखता हूँ कि भाई शांति आनी चाहिए, शांति आनी चाहिए। और अगर शांति आएगी तो इजराइल की दादागिरी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नकवी साहब इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।